आज हम आप लोग के सामने बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश। आराम से आप लोग लिखिएगा भी, और जो भी होगा हम बोर्ड पे भी लिखवाएंगे। तो हम आपके सामने आशुतोष पाठक, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां से भी जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं जिनको भी पीडीएफ की जरूरत होगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, और यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए हर टॉपिक तक निर्धारित किया गया है, पढ़ाने के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी। तो चलिए बिना देरी किए आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुगलक वंश के बारे में बात करें। सबसे पहले तुगलक वंश का देख लेंगे कि कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अगर सर्वाधिक कब विस्तार हुआ तो तुगलक के काल में ही सर्वाधिक विस्तार हुआ। गयासुद्दीन तुगलक से लेकर फिरोज शाह तुगलक की जो अवधि रही वो कहीं ना कहीं एक है। कहा जा सकता है कि विस्तारवादी नीति के तहत, जहां पे अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण नीति में केवल विजय का लक्ष्य रखा, वहीं पर गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी दक्षिण नीति यानी अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति को त्याग कर राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और दिल्ली सल्तनत में मिलाने की कोशिश की। उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखा जाएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या कि मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित करके देवगिरी को बनाया, फिर वहां से वापस दिल्ली की तरफ आया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तुगलक वंश में सर्वाधिक विस्तार हुआ दिल्ली का तो वो तुगलक के काल में ही हुआ। यानी दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दिल्ली का जो विस्तार की बात करेंगे वो तुगलक के काल में ही है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक लिखना शुरू करेंगे, जहां दिन को दिक्कत होगी फिर पीडीएफ है, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिसको लिखवाना जरूरी है। तो एकदम मान के चलिए कि हम ऑफलाइन जैसा पढ़ रहे हैं। गाजी मलिक या तुगलक गाजी के नाम से, यानी गाजी मलिक या तुगलक मलिक के नाम से गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यह पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी, गाजी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, काफिरों का वध करने वाला। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान हुआ जिसने गाजी की उपाधि धारण की, और गाजी का मतलब होता है, अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक ने आर्थिक सुधार के अंतर्गत अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, शक्ति एवं नरमी के मध्य संतुलन को बनाया। किस चीज का बनाया? संयम, शक्ति। जहां पे संयम की बात होगी संयम रखता था, शक्ति और नरमी के सिद्धांत के तहत ये काम करता था। इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया रस्म ए मिजाज। याद रखिएगा, रस्म ए मियान, रस्म ए मियान। यानी गयासुद्दीन तुगलक अपने शासन काल में संयम, शक्ति और नरमी के मध्य काम करता था, जिसको रस्म ए मियान के नाम से जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों को पुनः भूमि लौटा, जो भूमि छीन ली गई थी, अमीरों की जो भूमि छीन ली गई थी, भूमि को पुनः लौटाया या लौटा दिया। यानी गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक हुआ जिसने अमीरों की भूमि जो एक समय ले ली गई थी उसको पुनः उनको लौटा दिया। क्योंकि देखिए, पहले ही हम बोल चुके हैं, ये अपने शासन में संयम को भी रखता था, शक्ति को भी रखता था जरूरत पड़ेगा तो, और नरमी को भी रखता था। इस कारण से जहां पे जो भी होता था ये सुधार करता था, और जिसको जरूरत पड़ती थी उस हिसाब से ये काम करता था। तो इसको लगा होगा कि अमीरों की भूमि लौटाना पड़ेगा, तो इसने अमीरों की भूमि को लौटाया। आगे, गयासुद्दीन तुगलक नहर का निर्माण करवाया। याद रखेगा, तो कहा जाता है कि सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण कराने वाला तुगलक वंश में। देखिए, अगर सिर्फ नहर की बात करेगा कि भाई नहर का निर्माण किसने करवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक, और सर्वाधिक पूछेगा तो आगे बात करें। तो नहर का निर्माण, सिंचाई के लिए नहर का प्रबंध और कुओं की जो खुदाई जो करवाई गई थी वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो था अपने शासन काल में डाक व्यवस्था को श्रेष्ठता प्रदान। डाक व्यवस्था, याद रखेगा, कौन सी व्यवस्था श्रेष्ठ थी गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल में? तो डाक व्यवस्था जो थी
वो श्रेष्ठ थी। नेक्स्ट, इसने पूर्णतः साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था। यानी गियासुद्दीन तुगलक जो था वो पूर्णतः साम्राज्यवादी नीति था। इसकी जो नीति जो थी वो पूर्णतः साम्राज्यवादी, इसलिए कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति को त्याग कर, अलाउद्दीन खिलजी क्या था कि केवल दक्षिण में विजय नीति था, तो उसको त्याग कर राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम किया। इसीलिए इसको साम्राज्यवादी, साम्राज्य का विस्तार, याद रखिएगा, साम्राज्यवादी नीति। तो साम्राज्यवादी नीति क्या? राज्य का विस्तार। तो दिल्ली में क्या किसको मिलाया? दक्षिणी जो राज्य थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या था? केवल दक्षिण में विजय की बात थी, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक ने उस दक्षिण नीति को त्यागा कि नहीं, हमको केवल विजेता नहीं बनना है, उस दक्षिण के राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना भी है। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि इसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में है। यानी अगर मकबरे की बात करेगा कि इसका मकबरा कहाँ है, तो तुगलकाबाद, ये गियासुद्दीन तुगलक से रहा। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, गाजी की उपाधि और नहर वाला। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि नहर का निर्माण तुगलक वंश में सबसे पहले किसने किया। तो सिर्फ नहर की बात आएगा तो गियासुद्दीन तुगलक। और गाजी का मतलब क्या होता है? तो काफिरों का वध करने वाला। चलिए आगे हेडिंग बनाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हेडिंग बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जो सर्वाधिक विद्वान होते हुए भी असफल रहा। अच्छा, असफलता का कारण क्या रहा? एमबीटी का असफलता का कारण क्या रहा? कोई भी योजना लाता था तो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं था। केवल योजना लाने से नहीं होती है, आज भी क्या होती है, सरकारें योजना केवल लाती है और उसको सही से लागू नहीं हो पाता है। तो इसने भी कोई भी योजना लाता था तो उसको सही से ये लागू नहीं कर पाता था। तो लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 माना जाता है। 1325 से 1351 माना जाता है। जूना खां के नाम से, जूना खां ये था, याद रखिएगा, जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। किसके नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। लेकिन अगर इसका मूल नाम देखेंगे तो उलुग खां था, याद रखिएगा। अगर मूल नाम देखेंगे उलुग खां, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम उलुग खां। आगे राजमुंदरी के एक अभिलेख में तुगलक को, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। राजमुंदरी अभिलेख में, राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी जौना खां को, जौना खां दुनिया का खान कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, राजमुंदरी अभिलेख में। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। यह अरबी फारसी का विद्वान तो था ही, इसके अतिरिक्त दर्शन शास्त्र में भी इसको अच्छी नॉलेज थी। यहाँ तक कि चिकित्सा शास्त्र में भी, गणित में भी और खगोल शास्त्र। लेकिन क्या हुआ? सारा रखा का रखा रहा, केवल योजना सही से इसने लागू नहीं किया। इस कारण से इसकी विद्वता भी क्या हुई? इसी तरह रह गई अपने शासन में। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई अगर विद्वान है तो शासक अच्छा ही हो सकता, ठीक है, ऐसा है, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो कहा भी जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक, और इसी के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो सर्वाधिक विस्तार दिल्ली सल्तनत का ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही हुआ। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उस समय दिल्ली सल्तनत 23 प्रांतों में विभक्त था, 23 प्रांतों में बटा था। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, उस समय दिल्ली सल्तनत कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 23 प्रांतों में बटा हुआ था। ये नए तरीके से आप लोग को आज करा रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो बोलिएगा, इसी तरह करवाएंगे। सोचे कि बोर्ड पे भी जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको लिखेंगे और आपको एकदम आराम आराम से लिखवाते चलेंगे। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ योजनाएं थी जो असफल रही। अब ये योजना क्या रही भाई जो असफल रही? देख लीजिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो योजनाएं लाई गई उसको क्रम में आप याद रखिए। उसको क्रम में जब आप याद रखिएगा तो एकदम आसानी होगी आपके। तो ये कौन कौन सी योजना लाया? तो सबसे पहले दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327। राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30। और नहीं तो क्या हुआ? देखिए, ये तो योजनाएं विफल होती ही गई और इसी बीच इसने खुरासान और कराचील का भी अभियान शुरू किया। याद रखिएगा। अरे भाई, आप जब लगे हुए हैं दूसरे जगह तो क्या जरूरत था
अभियान करने का। तो खुरासान और कराचील अभियान भी इसकी असफलता में योगदान। आप यहाँ दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि अकाल पड़ा है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, आप 50% तक बढ़ा देते हैं, कर की वृद्धि 50% तक कर देते हैं। ऐसा करने वाला अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत का ये दूसरा सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी भी 50% लिया करता था। राजधानी परिवर्तन कर दिया मंगोल, जबकि मंगोलों से सुरक्षा अलाउद्दीन खिलजी के समय हो चुकी थी। मंगोल 29 बार उसके शासन काल में आक्रमण किए, लेकिन ये भी अपने हित के लिए और जनता के हित के लिए क्या किया, दिल्ली से सीधे दौलताबाद कर दिया, देवगिरी। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इस तरह से हुआ कि घर घर में टकसाल, ऐसा कहा जाता है कि खुल गया। और ऊपर से क्या किया, खुरासान और कराचील अभियान शुरू कर दिया। इस कारण से ये पूरी तरह से क्या हुआ, असफल रहा। आगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की, याद रखिएगा। तो कृषि के लिए एक अलग विभाग क्या था, दीवाने कोही। कृषि के लिए दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किया। साथ ही सोधर एक ऋण हुआ करता था, याद रखिएगा। सोंधर ये ऋण हुआ करता था, और ये किसको, ब्याजों, ये किसानों पर, याद रखेगा, किसानों के लिए एक ऋण उपलब्ध था। याद रखेगा, किसके लिए सोंधर ऋण था, किसानों के लिए, याद रखेगा। तो किसानों के लिए एक ऋण जो था उसका नाम था सोंधर। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। असफलताओं का बादशाह अगर किसी को कहा गया, वो कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए थे, याद रखिए, सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए थे। इसमें अकेले 27 विद्रोह जो हुआ था, 27 विद्रोह जो हुआ था, ये दक्षिण भारत में हुआ था। दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आता है, और जिसको 1342 में चीन का राजदूत बना दिए जाते हैं, यानी चीन का राजदूत बनाया जाता है। उसी तरह 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, याद रखिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आता है, और उसने एक किताब लिखा जिसका नाम था रेहेला या रहेला, याद रखिएगा, रेहेला। अब ये रेहेला कैसी पुस्तक थी, तो इसमें 3 बातों की चर्चा की गई। एक, गुप्तचर की बात किया गया, डाक व्यवस्था की बात की गई, और विदेशी यात्री की बात। यानी 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता का भारत में आगमन होता है, और उसने रेहेला नामक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में 3 बातों का विवरण मिलता है, डाक व्यवस्था, गुप्तचर और विदेशी यात्री। उसी तरह 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन का राजदूत बनाता है। वहीं 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी कहता है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो मृत्यु पे क्या कहता है बदायूनी क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे कहता है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिलती है। तो अगर इसमें याद करने का देखेंगे कि कौन कौन चीज याद करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक में, तो ध्यान रखिए। पहला, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, असफल शासक, सबसे विद्वान शासक। और इसके बाद 1333 इब्न बतूता और 1336 हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य। ये इतना आपको याद करके मोहम्मद बिन तुगलक में जाना। कैसा ये सेशन है आप लोग जरूर कमेंट्स करेंगे, तभी हम इस पे फिर आगे अच्छे से और भी काम करेंगे। या आपको लगता होगा कि बोर्ड पे ही लिख के, तो बोर्ड पे भी लिख कर हम ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, ऐसे हम आपका क्लियर हो जा रहा है, जैसे आप बोलेंगे उस तरह से हम आपके सामने टॉपिक लाएंगे। चलिए, हेडिंग बनाएंगे फिरोज शाह तुगलक। हेडिंग बनाएंगे फिरोज शाह तुगलक। हेडिंग बनाएंगे फिरोज शाह तुगलक, लिखते जाएंगे। 1351 से 1388 फिरोज शाह तुगलक यानी FST 1351 से 1388। इलियट ने क्या कहा इसको, हेनरी इलियट ने क्या कहा,
हेनरी इलियट ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अगर अकबर किसी को कहा गया, दिल्ली सल्तनत का अकबर अगर किसी को कहा गया तो वही कहा गया फिरोज शाह तुगलक को। इसने सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण, याद रखिएगा, अगर नहर की बात आएगी तो क्या बताए थे, गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन नहरों की बात आएगी, सर्वाधिक नहर, सर्वाधिक नहरों, तो सर्वाधिक नहरों का निर्माण, तो सर्वाधिक नहरों का निर्माण अगर होगा तो ये है फिरोज शाह तुगलक, यानी एफएसटी। नेक्स्ट, इसने एकता प्रणाली की समाप्ति और चालीसा को भी समाप्त किया। ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली और चालीसा को शुरू किया गया, बलबन के द्वारा समाप्त किया गया, फिर बाद में इसको शुरू किया गया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इल्तुतमिश के द्वारा जो शुरू किया गया था एकता प्रणाली और चालीसा, उसको इसने समाप्त किया। तो एकता प्रणाली और चालीसा को, एकता प्रणाली और चालीसा का इसने अंत किया या समाप्त किया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। अगर इसके बारे में देखा जाए कि इसका राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक इसने 2 बार करवाया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। साथ ही दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। याद रखिएगा, पहला शासक जिसने अपनी आत्मकथा, तो आत्मकथा किसने लिखा, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसके दरबार में बर्नी रहता था, उसने भी लिखा तारीखे फिरोजशाही और फातिमा है जहांगीरी। याद रखिएगा, इस फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी रहा करता था जिसने तारीखे फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी की रचना किया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अद्दा और बीक नामक मुद्रा व्यवस्था को शुरू किया गया था। यानी अद्दा और बीक, ये छोटे छोटे सिक्के होते थे, अद्दा और बीक किसको बोलते थे, तो छोटे छोटे जो सिक्के जो होते थे उनको कहा गया। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मुद्रा व्यवस्था के तहत अद्दा और बीक नामक छोटे छोटे सिक्के जारी करवाए गए थे। इसने सार्वजनिक कार्य के लिए दिल्ली में दारुल सफा नामक सरकारी अस्पताल का निर्माण करवाया था। यानी सार्वजनिक काम के लिए, याद रखिएगा, सार्वजनिक काम के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में दारुल सफा क्या था, तो ये सरकारी अस्पताल हुआ करता था। याद रखिएगा, दारुल सफा ये क्या था, तो ये सरकारी अस्पताल होता था, सरकारी अस्पताल। और
इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो अभी तक हमने क्या देखा फिरोज शाह तुगलक के बारे में? सर्वाधिक नहरों का निर्माण, और क्या हेनरी इलियट ने दिल्ली का अकबर कहा, छोटे छोटे सिक्कों के रूप में अद्दा और विक्स जारी किया गया था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण, पहला नहर हो तो गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन सर्वाधिक होगा तो फिरोज शाह तुगलक। उसी तरह फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हुआ जिसने अपनी आत्मकथा लिखा। इसके दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी रहा करते थे जिसने तारीखे फिरोजशाही और फतवा-ए जहांदारी की रचना की थी। उसी तरह दारुल ए सफा नामक सरकारी अस्पताल की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त सर्वाधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय थी, तो इसीलिए इसने एक दास विभाग, नाम क्या था दास विभाग का? दीवाने बंदगान, याद रखिएगा, दीवान ए बंदगान। कहा जाता है कि सर्वाधिक दासों की संख्या, एफएसटी के समय था, लगभग 1,80,000 के आसपास माना जाता है। तो दीवाने बंदगान, उसी तरह दीवाने खैरात, विधवा और असहाय मुस्लिम महिलाओं के लिए दीवाने खैरात की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अतिरिक्त इसने 24, कहा जाता है कि अलग अलग तरीकों से कर लगाए गए थे, तो 24 करों को समाप्त कर, 24 कष्टकारी, याद रखिएगा, करों को समाप्त कर 4 महत्वपूर्ण कर इसने लगाया। 4 महत्वपूर्ण कौन कौन? तो जजिया, जकात, खुम्स और खराज। इसके अतिरिक्त इसने सिंचाई कर भी लगाया, याद रखिएगा। तो कुल कितने कर इसने लगाया? 5। लोग 4 करके आता है, 4 तो इसने इसको समाप्त करके लगाया, लेकिन एक इसने सिंचाई कर भी लगाया था जिसका नाम था हक ए सर्व, याद रखिएगा, हक ए सर्व। ये सिंचाई कर होता था जो फिरोज शाह तुगलक के समय, यानी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के समय कुल करों की संख्या कितनी? 5। 4 मत करके आ जाइएगा, 4 करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। साउंड के कारण पंखा हम नहीं चलाते हैं ताकि आप लोगों को आराम से सुनने में मदद मिले, कहीं दिक्कत ना हो। तो ये 4 24 कष्टकारी करों को समाप्त किया, तो कितने कर लगाया? 4, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। अब याद रखिएगा, इसने सिंचाई कर लगाया जो 1/10 भाग लिए जाते थे, 1/10 भाग लिया जाता था, जिसका नाम था सिंचाई कर का हक ए सब, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक सैनिक व्यवस्था जो थी उसको पुनः वंशानुगत बना दिया। जैसे सैनिक व्यवस्था जो थी उसको पुनः वंशानुगत बनाया और सैनिकों को नगद वेतन देने के स्थान पर भूमि देने की व्यवस्था को लागू किया, याद रखिएगा। यानी कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक सेना में जो पद पे जो बहाली जो होती थी उसको पुनः वंशानुगत बनाया और सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर
नगद वेतन के स्थान पर पुनः भूमि देने की व्यवस्था किया। तो सैन्य व्यवस्था कैसी हो गई? सैन्य व्यवस्था वंशानुगत, वेतन नगद के स्थान पर भूमि दिया जाने लगा। चलिए, ये रहा तुगलक वंश। जहां तक हमारा प्रयास रहा कि भैया आप लोगों को बेच दिया जाए, नए रूप में दिया जाए, लिखवाते चला जाए, जहां बोर्ड पे जरूरत होगी बोर्ड पे करवाएंगे। कैसा लगा सुझाव जरूर देंगे। जहां भी होती है दिक्कत हम सोचते हैं कि नहीं उसको अच्छे से और भी आपके सामने लाया जाए। प्रैक्टिस सेट भी हम आपको बोल दिए हैं, तो प्रैक्टिस सेट अभी एक गया है, पार्ट बाई पार्ट करके आपके सामने रखेंगे। करेंट अफेयर्स का जो भी टॉपिक लेकर आएंगे हम लाइव आपके सामने लेकर आएंगे। तो उम्मीद रखेंगे कि बहुत जल्द आपके सामने प्रतियोगिता दर्पण जून 2023 लाइव लेकर शाम में लगभग 6 साढ़े 6 के बीच हम आएंगे। आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और भी किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ना होगा लाइव क्लास में तो आप लोग सुझाव देंगे, हम लाइव क्लास आकर उस पर आप लोग के सामने जो भी होगा रखेंगे, रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।